जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है गगनदीप और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी एनसीसी की जो भर्ती परीक्षा है यानी कि एनसीसी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका मॉडल पेपर 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके एनसीसी के जो एग्जाम होते हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ एनुअल ट्रेनिंग कैंप एटीसी इन द एनसीसी? एनसीसी में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर एटीसी की मानक अवधि कितनी होती है? तो एटीसी जो कैंप होता है जिसे एनुअल ट्रेनिंग कैंप के नाम से जाना जाता है वो लगभग 10 दिन का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसीसी डिवीजन व्हाट डज एसडब्ल्यू स्टैंड फॉर? एनसीसी प्रभागों डिवीजन के संदर्भ में एसडब्ल्यू का क्या अर्थ होता है? तो देखो एसडब्ल्यू जो होता है उसको हम बोलते हैं सीनियर विंग। ऑप्शन बी सही जवाब है। देखो एक होता है एसडी सीनियर डिवीजन, एसडब्ल्यू सीनियर विंग, जेडी जूनियर डिवीजन और जेडब्ल्यू जूनियर विंग। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द ट्राई कलर एनसीसी फ्लैग ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड? तिरंगा एनसीसी ध्वज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष जो है वो पेश किया गया था? तो अगर हम बात करें कि एनसीसी का जो फ्लैग है वो भी ट्राई कलर होता है जो कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसमें 3 कलर होते हैं, रेड कलर आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, बाकी 2 कलर नेवी और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये 1954 में। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 1954 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द हेड ऑफ एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर? एनसीसी का जो ग्रुप हेडक्वार्टर होता है उसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो एनसीसी के ग्रुप हेडक्वार्टर के जो एनसीसी ग्रुप का मुख्यालय का प्रमुख कौन होता है? तो उनके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं ग्रुप कमांडर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रुप कमांडर जो होते हैं वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो वो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होते हैं, या तो ब्रिगेडियर होंगे या फिर ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट। नेवी और एयरफोर्स में जो भी ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट होते हैं वो भी ग्रुप कमांडर की पोस्ट को संभाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी इन एनसीसी कैटेगरीज? एनसीसी शिविर श्रेणियों में एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकीकरण कैंप इसे बोला जाता है। एक एसएनआईसी भी होता है, एसएनआईसी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। अब वैसे एनआईसी का नाम बदल दिया गया है, एनआईसी का नाम है अब ईबीएसबी कैंप, ईबीएसबी। ईबीएसबी का मतलब होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये तीनों फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द 2 फीट इन सावधान अटेंशन पोजीशन? सावधान की स्थिति में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो सावधान की स्थिति में दोनों पैरों के बीच जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन स्क्वाड ड्रिल व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 स्टेप ड्यूरिंग द तेज चल क्विक मार्च? स्क्वाड ड्रिल में तेज चल क्विक मार्च के दौरान एक कदम में कितनी दूरी तय की जाती है? तो एक कदम में 30 इंच की दूरी तय की जाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कार्डिनल पॉइंट्स यानी कि मेन डायरेक्शन डज ए स्टैंडर्ड कंपास शो? एक जो मानक कंपास होता है उसमें कितने प्रमुख बिंदु, कार्डिनल पॉइंट्स हम डायरेक्शन को ही कहते हैं। और आपको पता है कि डायरेक्शन, मेन जो डायरेक्शन होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 जो हैं वो कार्डिनल पॉइंट होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारा है, इन दी एनसीसी ट्रेनिंग सिलेबस व्हाट डज एफसी स्टैंड फॉर? एनसीसी प्रशिक्षण का कार्यक्रम में, पाठ्यक्रम में एफसी का क्या अर्थ होता है? तो एफसी की फुल फॉर्म होती है फील्ड क्राफ्ट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफसी की क्या फुल फॉर्म होती है? फील्ड क्राफ्ट होती है। कई बार बीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो वो बैटल क्राफ्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पेस डज द फ्रंट एंड रियर रैंक टेक ड्यूरिंग खुली लाइन चल ओपन ऑर्डर मार्च? खुली लाइन चल यानी कि ओपन ऑर्डर मार्च के दौरान आगे और पीछे की जो पंक्ति होती है वो कितने कदम चलती है? तो आगे की पंक्ति जो है वो 1.5 कदम आगे चलती है, पीछे की पंक्ति जो है वो 1.5 कदम पीछे चलती है और बीच वाली पंक्ति वहीं पे खड़ी रहती है। तो 1.5 कदम इसका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फोर्ट इन विच ईयर? जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं 1526, 1556, 1576 और 1761। तो आपके हिसाब से क्या है इसका करेक्ट आंसर? हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता होना चाहिए 1576 में हुआ था, और ये महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था, और ये हल्दी घाटी जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कहां पर हुआ था तो राजस्थान में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन म्यूटिनी ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिगन इन विच ईयर? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि विद्रोह जो हुआ था, जिसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है, तो वो क्रांति कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 1857 की क्रांति। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब जो है वो हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इन विच ईयर वाज गोवा एनेक्स्ड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस थ्रू द ऑपरेशन? की ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गोवा को किस वर्ष भारत में मिलाया गया? तो गोवा पहले आपको पता होगा कि पुर्तगालियों के पास था, और गोवा को हमने मिलाया था। आजादी के बाद भी गोवा जो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो आजाद नहीं था। फिर हमने किया ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय करके हमने 1961 में जो है वो गोवा को अपने अंडर कर लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, द साइनो इंडिया वार यानी कि इंडिया चाइना वार टुक प्लेस इन विच ईयर? भारत और चीन का जो युद्ध हुआ वो किस वर्ष हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के 4 युद्ध हुए हैं, लेकिन भारत और चीन का सिर्फ एक युद्ध हुआ है जो कि 1962 में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। विच हिस्टोरिकल रूलर इज फेमसली नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर? कौन सा ऐतिहासिक शासक मैसूर के बाघ यानी कि टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में जाना जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर के रूप में जाना जाता है टीपू सुल्तान को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द लीजेंडरी फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर? मराठा साम्राज्य के महान संस्थापक कौन थे? तो ये तो आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि मराठा जो साम्राज्य है उसके महान संस्थापक कौन थे? तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर वाज द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सेंट टू श्रीलंका? भारतीय सेना शांति सेना यानी कि आईपीकेएफ। आईपीकेएफ की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। उसे श्रीलंका कब भेजा गया था? श्रीलंका किस ईयर के अंदर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1987। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दिखाई दे रहे हैं आप सभी को ऑप्शन? अगर ना दिखाई दे रहे हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। Which is the highest military decoration awarded for displaying distinguished act of valor during war time in India? भारत में युद्ध काल के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बारे में मैंने आपको बताया कि इसे पीवीसी भी हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं। पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो स्टार्ट हुआ था परमवीर चक्र वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन लागू ये पहले से ही हो गया था, यानी कि बैक डेट से दिया गया था। 1947-48 का जो वॉर हुआ था उसके तहत जो है कैप्टन मेजर सोमनाथ शर्मा जी को यह अवार्ड जो है वो दिया गया था। और 1999 के कारगिल वॉर के अंदर जो है वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को दिया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज दी संस्कृत मोटो ऑफ इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना का संस्कृत आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का जो संस्कृत आदर्श वाक्य है वो है नौसेना का, तो वो है सम नो वर्ण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और नभः स्पर्शम दीप्तम है, ये इंडियन एयरफोर्स का है। ठीक है, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इंडियन एयरफोर्स का है। इंडियन आर्मी का अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ, ये जो है इंडियन आर्मी का मोटो है। तो तीनों मोटो जो हैं आपको अच्छे से याद हो। और एनसीसी का है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना की जो उत्तरी कमान है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वो है उधमपुर में। ऑप्शन डी सही जवाब। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच? एलसीएच का मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होता है,
और जो कि HAL ने यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने डेवलप किया है। HAL द्वारा विकसित स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर है प्रचंड। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इंडिजिनियसली बनाया है, भारत में ही बनाया गया है, भारत के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन नेवी हेल्ड बाय द चीफ ऑफ नवल स्टाफ? भारतीय नौसेना में सर्वोच्च रैंक क्या है जो नौसेना अध्यक्ष के पास है? तो वो है एडमिरल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एक सही जवाब है। आपको कमेंट बॉक्स में चार चीजें बतानी है। वे चार चीजें हैं, इस समय पर हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है और एयर के चीफ कौन है। ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए और आप यकीन मानिए इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो ये चारों क्वेश्चन आप देखेंगे अगर आपको नहीं पता है, और आएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएंगे। जिसके भी ये चारों आंसर ठीक होंगे उसके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। वेयर इज द प्रेस्टिजियस आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज AFMC लोकेटेड? प्रतिष्ठित सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है AFMC है पुणे में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। AFMC पुणे में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन बैटल टैंक डेवलप्ड बाय इंडिजीनियसली बाय इंडियाज DRDO? भारत के DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मुख्य युद्धक टैंक MBT का क्या नाम है? तो ये चार टैंक जो हैं वो आपके सामने दिए गए हैं, ये टैंकों के नाम हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भारत में इंडिजिनियसली डेवलप है उसका क्या नाम है, जो DRDO ने डेवलप किया है। तो इन चारों में से जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा, टैंक का नाम है अर्जुन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ मेजर इंडियन आर्मी इन द इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन आर्मी में जो मेजर रैंक है यानी कि लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है रैंक इंडियन आर्मी की, तो लेफ्टिनेंट होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है, ठीक है। इसी तरीके से एयरफोर्स के अंदर जो रैंक स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट से, ठीक है। तो फिर जाके जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका वो बनेगा स्क्वाड्रन लीडर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो राष्ट्रीय वृक्ष पीपल, बरगद, मैंगो या फिर नीम, क्या होगा सही जवाब? पीपल होगा, बरगद होगा। तो बरगद का पेड़ जो है वो राष्ट्रीय पेड़ है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन बी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? भारतीय महिला ऐसी कौन सी थी जिसने ओलंपिक में पदक जीता था, पहली भारतीय महिला? तो वे थी कर्णम मल्लेश्वरी जी, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन, भार उठाने के अंदर पहला जो है मेडल जीता था ओलंपिक का। पहली भारतीय महिला बनी ये। अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो वो है केरल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा, और अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो वो है राजस्थान। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर? महानदी नदी पर बना है, एक नदी का नाम ही महानदी है, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, नदी का नाम ही महानदी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, लंबा बांध है, वो कौन सा है? तो लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड डैम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है गीतांजलि, गीतांजलि नाम की पुस्तक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनियन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी सही जवाब यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस इंडियन फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट? भारत का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है? आप सभी को पता है, दीपावली,
या दिवाली? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहां पर। विच मेजर बॉडी ऑफ वाटर इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्रमुख जल निकाय है? तो देखो यहाँ पर जो बात है वो इसी तरीके से हमको देखना पड़ेगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये हमने डायरेक्शन लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इन दोनों में से अगर बात पूछते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज है, तो हमारी पूर्वी तट पर पड़ता है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और यहां पर पड़ता है हमारा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, अरेबियन सी, ठीक है, ये पड़ेगा। बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारा क्या पड़ेगा, ये बात भी आपको बतानी है। बे ऑफ बंगाल में हमारे पड़ते हैं अंडमान और निकोबार। अगर ये भी पूछे जाते हैं कि अंडमान निकोबार कहाँ पर है, तो ये इस साइड है, ठीक है। और जो हमारे लक्षद्वीप है वो इस साइड है। तो इससे आप याद रखना। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बे ऑफ बंगाल किस साइड है, तो पूर्वी साइड है। पूर्वी तट पर कौन सा है, तो बे ऑफ बंगाल है। पश्चिमी तट पर कौन सा, अरब सागर है। अरब सागर कौन से तट पे है, तो पश्चिमी तट पर है। लक्षद्वीप कौन सी साइड है, तो पश्चिमी साइड है। अंडमान निकोबार जो है वो पूर्वी साइड है। तो जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, ईस्टर्न ये है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे नीचे श्रीलंका है वो आपको पता है, ठीक है। और नीचे वाला जो ओशियन है उसको इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद चाइना? कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ में सबसे जो है लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Question number 36. The strengthening of coastal police station and maritime security was heavily prioritized after which major terrorist attack? तटीय पुलिस स्टेशनों और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस बड़े आतंकवादी हमले के बाद में भारी प्राथमिकता दी गई थी? तो ये जो है वो 26/11 का जो अटैक हुआ था ना मुंबई वाला, उसमें आपको पता है समुंदर से ही आए थे, तो उसके बाद में वो वाली सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी थी। विच इंडियन यूनियन टेरिटरी शेयर इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना? कौन सा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो वो करता है लद्दाख, जहां से हैं सोनम वांगचुक जी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टा स्पैनिंग इंडिया एंड बांग्लादेश इज नोन एज? भारत और बांग्लादेश में फैले दुनिया के सबसे बड़े जो मैंग्रोव वन डेल्टा है वो कहाँ पर है, उन्हें क्या कहा जाता है? वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, उन्हें सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ पे व्हाइट टाइगर भी पाए जाते हैं। व्हाइट टाइगर एक बुक भी है जो कि अरविंद अडिगा जी के द्वारा लिखी गई है। एक बुक है, पूछ लेते हैं कई बार कि व्हाइट टाइगर नाम से एक बुक है, व्हाइट टाइगर, ये बुक किसने लिखी है? तो वो है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा नाम के पर्सन है, उन्होंने ये जो बुक है वो लिखी है। और व्हाइट टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं? इसी सुंदरबन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39। द पाक स्ट्रेट सेपरेट्स द इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम विच कंट्री? पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य को किस देश से अलग करता है? तो वो है पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडियाज नेबर कंट्री भूटान? भारत के पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपको कमेंट बॉक्स में इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द नेबरिंग कंट्री ऑफ नेपाल? पड़ोसी देश नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, आप सभी को पता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बनता है, अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका विच अदर नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज एन आइलैंड नेशन? श्रीलंका के अलावा भारत का कौन सा अन्य पड़ोसी देश एक द्वीप राष्ट्र है? तो ये बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो आपको पता है कि श्रीलंका तो एक द्वीप राष्ट्र है ही। श्रीलंका के अलावा भारत का पड़ोसी भी होना चाहिए और वो द्वीप भी होना चाहिए। द्वीप यानी कि आइलैंड होना चाहिए। तो ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया। तो आइलैंड भी होना चाहिए और भारत का पड़ोसी भी होना चाहिए, तो ये बनेगा मालदीव। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
बाई व्हाट नेम वाज द कंट्री ऑफ श्रीलंका फॉर्मरली नोन अंटिल 1972? 1972 श्रीलंका देश को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जो श्रीलंका है उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे सिलोन नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी सही जवाब है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज द अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट? भारतीय संविधान के किस सदन को, ठीक है, भारतीय संविधान के किस सदन को उच्च सदन या राज्यों की परिषद के रूप में जाना जाता है? तो देखो, लोअर हाउस जो होता है वो लोकसभा होता है, अपर हाउस होता है राज्यसभा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत के नागरिक के लिए न्यूनतम मतदान आयु, अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो कम से कम आप 18 साल के हो तो आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं और बॉय हैं तो 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। एट प्रेजेंट हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत गणराज्य में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात भी हमको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 48। Who moved the objective resolution in the Constitution Assembly, which later became the preamble of the Constitution? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पारित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार बताने की कोशिश करो इसे, जो बाद में प्रस्तावना बना। प्रस्तावना आपको पता है संविधान का जो प्रियम्बल होता है उसे हिंदी में हम प्रस्तावना बोलते हैं। और प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट, आप जो भी बुक लेते होंगे एनसीईआरटी की उसमें स्टार्टिंग में लिखा होता है। तो ये जो है इसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला गया था, बाद में प्रियम्बल बोला गया, और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आधिकारिक तौर पर अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर देता है? तो ये कर देता है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत जो है उसके खिलाफ है। व्हाट इज द टेन्योर टर्म लेंथ ऑफ ए मेंबर ऑफ इलेक्टेड राज्यसभा? राज्यसभा के लिए जो चुने गए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के लिए जो चुने गए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, और हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज होती है मिनिमम वो 25 साल होती है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 साल होती है, और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर होती है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कंडीशन ये है कि वो किसी एक सदन के सदस्य होने चाहिए, चाहे तो लोकसभा के या राज्यसभा के। तो लोकसभा में मिनिमम वाली कंडीशन अगर क्वालिफाई हो जाती है तो मिनिमम एज 25 ईयर विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। तो रेगुलर क्लास आ रही हैं, आप स्किप मत करना बिल्कुल भी, रेगुलरली क्लासेस को देखिए। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।